जो इलेक्शंस हुए 2 दिसंबर को सारी दुनिया के सामने एक नाटक किया गया। चंद दर्जन अफराद को इकट्ठा करके कबूल है के नारे लगवाए गए। मैं आपसे ये मुतालबा करता हूँ कि फिल फॉर इस इलेक्शन को कलअदम करार दें और वर्करों को एक मौका मिले कि वो अपनी क़यादत का इंतखाब कर सकें। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स उनको भी ये ट्रायल देखने की इसलिए कि इसकी डायमेंशन है इंटरनेशनल। इमरान खान ने अंदर कहा भी है कि अमेरिकन एम्बेसी का नुमाइंदा उसको भी अदालत में बुलाया जाए और एक साबिक जर्नैल का भी उन्होंने नाम लिया है। इसने ये कहा नहीं है अमेरिका ने साजिश करके मेरी हुकूमत गिराई है, फिर उसके बाद कहा कि नहीं ये अमेरिका ने नहीं गिराई, ये तो जनरल बाजवा ने यहाँ बैठ के साजिश की है मेरे खिलाफ। इससे कोई बेशर्म आदमी से पूछे कि ये 9 मई से पहले लंदन में बैठ के कोई तुम्हें मजबूर कर रहा था कि तुम ये तकरीरें करो। गिरफ्तारी ना देने का फैसला किसके कहने पे किया था? अमेरिका के कहने पे किया था। खुद तुमने अपनी रौनियत में ये हरकत की और उसका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पीटीआई के नए चेयरमैन आ चुके हैं गौहर खान साहब और उनके ऊपर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है। अकबर एस बाबर साहब जो बानी रुकन है उन्होंने क्लेम करना शुरू कर दिया है कि ये इलेक्शन दुरुस्त नहीं है और आखिरी इतलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि इस इलेक्शन को कालादम करार दे दिया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला उसका निशान ना मिले। क्या वाकई ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, ये हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और साइफर केस की आज हेयरिंग थी जेल के अंदर और उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब वहां पे थे और इमरान खान साहब थे और अब फर्द जुर्म आयद करने के लिए 12 दिसंबर का दिन तय कर दिया गया। अब 12 दिसंबर को क्या होगा, क्या वाकई सजा हो जाएगी, प्रोसेस शुरू हो जाएगा और साबिक चेयरमैन पीटीआई और उनके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे? ये भी एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने आज सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए, क्योंकि जेल के अंदर जब ट्रायल चल रहा था तो 7 जर्नलिस्ट वहां पे मौजूद थे, उनसे बात करते हुए उन्होंने कहा कि निकाह से पहले बुशरा बीबी को मैंने नहीं देखा था, जिसमें ओन चौधरी साहब जो इमरान खान साहब के पुराने साथी हैं उन्होंने इसे झूठ करार दे दिया और उनका यह कहना है कि खान साहब उससे पहले बुशरा बीबी से बाकायदा मिल भी चुके थे और उन्हें देख भी चुके थे। उनका यह कहना है कि इतने बड़े स्टैचर के शख्स को इस किस्म का झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या वाकई ये बात दुरुस्त है या गलत है, ये भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ तशरीफ रखती है नाज बलोच साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। और साकिब बशीर साहब हमारे एक सीनियर सहाफ़ी दोस्त हैं जो आज जेल ट्रायल के अंदर मौजूद थे, वो भी यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। तो साकिब साहब सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा, ये बताइए ये 12 दिसंबर को साइफर के फर्द जुर्म आयद हो रही है, क्या सूरत हाल थी और इस पर राजी थे खान साहब या नहीं? जी, आज जो बुनियादी तौर पर ये दोबारा से ट्रायल का आगाज़ हुआ है, क्योंकि 28 अगस्त से लेकर 21 नवंबर तक जो भी प्रोसेस था वो ख़त्म हो चुका था। तो आज से दोबारा ट्रायल का आगाज़ हुआ है। तो उसमें जो नकलें तकसीम हुई हैं आज और उसमें दस्तखत लिए अदालत ने उनके, और उसके बाद अब नेक्स्ट जो मरला है वो उन पर फर्द जुर्म आयद होनी है 12 दिसंबर को। तो आप ये कह सकते हैं कि 12 दिसंबर के बाद ऑनवर्ड अब ये ट्रायल जो है वो तेजी से आगे बढ़ेगा। इसमें एक बड़ा अहम पॉइंट ये है कि जो जज हैं खुसूसी अदालत के, उन्होंने अभी रिसेंटली अपने ऑर्डर में लिखा है कि 1 माह में हमने इस ट्रायल को कंक्लूड करना है। ठीक हो गया, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर जो है वो मौजूद है। तो 1 माह से मतलब 12 दिसंबर के बाद 12 जनवरी के दरमियान। अब उन्होंने एग्जैक्टली टाइम नहीं दिया उसमें कि किस टाइम वो उसको कंक्लूड करेंगे, किस टाइम में, लेकिन उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस ऑर्डर का हवाला दिया कि वो भी हमारे मद्देनजर है और हमने उसको लेकर आगे चलना है। तो अब उन्होंने तारीख जो है वो बज़ाहिर जो है वो तकरीबन 7-8 दिन की इसलिए डाली है क्योंकि जब नकलें तकसीम होती हैं तो कानूनी एक प्रोसेस लॉ है कि 7 दिन का आपको वक्त देना होता है। तो इसलिए 12 दिसंबर की तारीख डाली है। बज़ाहिर पिछले 2-3 तारीखें अगर देखें तो 2-3 रोज बाद जो है वो समाअत हो रही है। तो ये समाअत जज साहब जो है वो बज़ाहिर जल्दी आगे बढ़ाना चाहते हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक। दूसरी तरफ जो डिफेंस के वकला हैं, जो साबिक चेयरमैन पीटीआई के, वो इस हवाले से सोच रहे हैं कि जो 1 माह की कदगन है या जज साहब जल्दी में आगे ट्रायल जो है वो ले जाना चाहते हैं, तो इसको या तो चैलेंज किया जाए, क्योंकि जुडिशियल ऑर्डर है, वो जुडिशियल ऑर्डर जब तक के कहीं से खत्म नहीं होगा
तो उसके असरात तो मौजूद हैं, इसलिए खुसूसी अदालत उसको अपने उसको चैलेंज कर सकते हैं, हाई कोर्ट में चैलेंज करना चाहेंगे क्या? उसमें जो 4 हफ्ते का जो डायरेक्शन है वो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है आमिर फारूक, उनकी डायरेक्शन है। अब वहां पे एक अलग से बहस जो है वो कि डिवीजन बेंच 2 जजेस का फैसला है, उन्होंने कलअदम करार दिया और एक जज ने कहा कि 4 हफ्ते में ट्रायल मुकम्मल करें। ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ही जाना है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी की जो बेल थी उसमें ये डायरेक्शन आई थी और वो बेल अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब मामला टेकअप होगा तो हो सकता है कि वहां पे इनके जो वकला हैं वो अदालत के सामने ये मामला रखें कि ये क्योंकि ट्रायल का लदम हो चुका था, तो इसके दरमियान में एक 4 हफ्ते वाला जो डायरेक्शन है ये कानूनी तौर पर ठीक नहीं है। और ये कितने जर्नलिस्ट अंदर 7 सहाफी थे? आज 7 सहाफियों को इब्तदाई तौर पर परमिशन मिली है, वैसे 12, 14, 15 तकरीबन लोग थे वहां पे। इंटरनेशनल मीडिया को तो नहीं परमिशन मिली, लेकिन 7 सहाफियों को वहां पे। बाबर अवान साहब का मुतालबा है कि इंटरनेशनल सहाफियों को भी अंदर जाने की इजाजत देनी चाहिए, तो आपका क्या ख्याल है, इसको एंटरटेन करेगी गवर्नमेंट या फिर जज साहब के इंटरनेशनल सहाफियों? बज़ाहिर तो मुझे ऐसे लगता है कि वो करेंगे, क्योंकि आज भी कोर्ट के अंदर जो है वो यही बात रिक्वेस्ट हमने की कि इंटरनेशनल मीडिया के लोग भी आए हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको आप इतना टाइम अगर वेट करवा रहे हैं तो अंदर उनको बुला लें। तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट डेट पे हम जो है वो इसको कंसिडर करेंगे, बल्कि उन्होंने एक लिस्ट भी ले ली जिसमें इंटरनेशनल मीडिया के सहाफियों का नाम मौजूद था। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आइंदा समात पर वो जो इसमें कर देंगे, परमिशन दे देंगे। और जनरल पब्लिक भी थी वहां पे, क्योंकि पब्लिक का होना भी जरूरी है इसमें। वहां पे तकरीबन 12 से 14 लोग मौजूद थे। अब वो मैं जाती तौर पर तो नहीं जानता उन लोगों को, पीटीआई के लोगों से भी मैंने पूछा लेकिन वो भी शायद नहीं जानते। तो बहरहाल मौजूद थी, 14-15 लोग मौजूद थे जनरल पब्लिक, और तकरीबन 7 जो है वो सहाफी थे वहां पे। ठीक, और फैमिलीज भी थी, शाह महमूद कुरैशी साहब और खान साहब। जी, शाह महमूद कुरैशी साहब और उनकी जो खान साहब की फैमिली है वो मौजूद थी, उनकी बहनें थी, बुशरा बीबी थी, और उधर जो है वो उनके बेटे थे शाह महमूद कुरैशी साहब के, और बाकी लोग भी मौजूद थे। और तकरीबन सारी समात में 1 घंटा 30 मिनट समात हुई है, तो 10 मिनट वो एंगेज हुए, मतलब 9 मिनट मीडिया के साथ, 1 मिनट वो खान साहब ने रोस्टम पे बात की, 1 घंटा 20 मिनट वो फैमिली के साथ एंगेजमेंट या वकला के साथ बातचीत और इस तरह करते रहे। ठीक है। अच्छा नईम साहब, अब ये फरमाइएगा सर, 1 महीने के अंदर अंदर ये केस कंक्लूड होना है, तो 1 महीने में तो मुझे लगता है कि खान साहब को सजा हो जाएगी, और सजा भी बड़ी खौफनाक है, 14 साल या फिर सजाए मौत है इसके अंदर। ये साइफर केस बड़ा खौफनाक है, तो क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी चौधरी साहब। पहली बात तो ये है कि इस केस का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें कि ये केस है क्या। नंबर 1, अमेरिका से ये धमकी मिली, साइफर आया कि इमरान खान की हुकूमत को हटा दो, और उसके बदले में हुकूमत हटा दी गई। आपने देखा कि किस तरह सिंध हाउस में मंडियाँ लगीं, आपने देखा कि किस तरह से गैर आइनी तरीके से एक वज़ीर आज़म को हटाया गया अदम एतमाद के ज़रिए, और बजाय ये कि उन लोगों के ऊपर FIR दर्ज होती, इमरान खान साहब के ऊपर 200 के करीब मुकदमात बना दिए गए, जिनमें से ये एक साइफर वाला मुकदमा भी शामिल है। नंबर 1। अच्छा, नंबर 2, लेकिन इसमें ना एक छोटा सा नुक्ता है कि ये इसमें कोई शक नहीं कि खान साहब ने क्लेम किया था कि मेरी रिजीम चेंज करवाई गई अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड लू का उन्होंने नाम दिया, लेकिन उसके बाद वो मुनर्रफ हो गए थे इससे। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने किया था, फिर उन्होंने कहा कि यहाँ से साजिश वहाँ गई थी, फिर उन्होंने कहा जनरल बाजवा साहब ने किया था, फिर उन्होंने कहा जी अमेरिका को तो हमने छोड़ दिया, उसको निकल गया, अब हम आगे जा रहे हैं सारे। तो ये बार बार अपनी स्टेटमेंट वो चेंज करते रहे हैं, तो आज अचानक 1.5 साल बाद उन्हें दोबारा वहीं से उन्होंने स्टार्ट कर लिया। नहीं, कोई स्टेटमेंट चेंज नहीं हुई। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मुदाखलत जो है वो कहाँ से हुई, वहाँ से हुई, उसको एग्जीक्यूट किसने किया, यहाँ पे हुई ना। और वो साइफर किसको रहे थे, क्या वो इमरान खान को कह रहे थे कि तुम्हारी हुकूमत गिराएं? देखिए जनरल बाजवा साहब का नाम ले रहे थे, जनरल बाजवा साहब से उनकी उसके बाद 2 मुलाकातें हुई हैं, और मुलाकातें ऐवान सदर में हुई हैं। तो एक आदमी जैसे आपकी गवर्नमेंट गिराई हो, आप उससे क्यों मिल रहे हैं? और फिर उसके बाद 6 मरतबा इमरान खान साहब ने उन्हें एक्सटेंशन की दावत दी है, और दावत जो है अगस्त 2022 में भी जो मीटिंग हुई, और सितंबर 2022 में मीटिंग हुई वो भी, और उसके बाद भी फिर ये जो असद उमर साहब थे वो प्रपोजल लेके जाते रहे। देखें, वो प्रपोजल लेकर गए, उसका सबूत रिकॉर्ड के ऊपर है नहीं है, इमरान खान ने उनसे मुलाकात की नहीं की। बात यहाँ पर हो रही है कि क्या वहाँ से धमकी आई या नहीं आई। तो इस बात को तस्लीम किया गया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की 2 मीटिंग में, एक जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, और दूसरी शहबाज शरीफ साहब। अब बात यह है कि इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम क्या है कि उन्होंने गुम किया।
अगर वो गुम हो गया था, नहीं, वो दूसरी मीटिंग थी, वो किसके ऊपर हो रही थी? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को लीक करना, ये है सर उसका। नहीं, ये नहीं। देखिए, आपको अगर किसी मुल्क ने खबर खौफनाक किस्म की धमकी भी दी हो तो साइफर होता है, आप उसको पब्लिकली लहरा सकते हैं। आपके खिलाफ अगर आपको धमकी दे और आपके मुल्क के अंदर एक गैर आईनी काम करे, आइन को तोड़े, तो आपने 25 करोड़ आवाम से वोट लिया है, ठीक है जी, और आपको करोड़ों आवाम वोट दिया और आप मुंतखब हुए, तो क्या आपने कौम के सामने नहीं जाना? सर को पहला तीसरी बात, जिसको धमकी मिलती है, धमकियां मिलती है मुल्कों को। भुट्टो ने भी लहराया था ना, भुट्टो साहब ने भी लहराया था ना राजा बाजार के अंदर, उस वक्त उनको भी नहीं लहराया था। भुट्टो साहब के पास कोई साइफर नहीं था, बस ऐसी साइफर जैसे इमरान खान के पास साइफर नहीं था, अब गुजारिश नहीं सर उसमें। अब गुजारिश सुन लेना, उसमें हेनरी किसिंजर ने उनको लाहौर गवर्नर हाउस में ये कहा था न्यूक्लियर प्लांट के बारे में, लेकिन कोई साइफर नहीं था, याद रखिएगा उसमें। अब बात यह है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग मानते हैं तो उसके अंदर डी मार्च मानते हैं, तो डी मार्च रोजाना होते हैं सर, रोजाना तो यहाँ पर रोजाना होते हैं। वहां से जो है वो लव लेटर आया था जिसके ऊपर डी मार्च रोजाना। सर ये रोज इंडिया को करते हैं, अफगानिस्तान को करते हैं, यूरोप को करते हैं, डी मार्च हुआ, उसके अंदर ये कहा गया, ये आप देखें कि उसके अंदर ये कहा गया कि ये हमारे मुल्क के अंदर ये जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है उसके ऊपर डी मार्च किया गया, ठीक है जी, और इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब बात साहब बकायदा गवाह है, इसके अंदर और क्या हुआ? असद मजीद साहब केस में जिन्होंने यहाँ पर कौन कौन गवाह नहीं है, किस किस को गवाह नहीं किया? आपका ख्याल ये सारे यहाँ पर शेरू एक रह गया जिसने गवाही देनी है, इमरान खान का पुत्र है। आजम खान वो आपके इंतहाई करीबी साथी, वो भी कंप्रोमाइज है। आजम खान को असद मजीद आपको पता है सर, असद मजीद साहब जो उस वक्त वहां पे एम्बेसडर थे, सेक्रेटरी हैं, वो भी कंप्रोमाइज हैं, और उस वक्त जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे, मैं इसका जवाब देता हूं, हर आदमी गलत है सर। मैं सर इसका जवाब देता हूं ना, आप फिर असद का भी पूछ लीजिएगा, दूसरे के भी एक एक करके पूछ लीजिए। अब एक तो हुकूमत गिराई गई, उनके ऊपर FIR दर्ज नहीं की गई, जिन्होंने ये गिराई इमरान खान के ऊपर मुकदमा बना दिया गया। अब इसके अंदर जो प्रोसेस फॉलो किया गया है, छुपा के किसी को नहीं पता कि कब FIR हो रही है, और इस केस के अंदर इस लाहौर हाईकोर्ट ने स्टे दिया हुआ था, छुट्टियों के अंदर दरखास्त देकर वो स्टे यकतरफा जो है खत्म करवाया गया, और इमरान खान के ऊपर जो है ये इंक्वायरी खत्म करके उनके ऊपर जो है FIR दी गई, छुपा के FIR हुई, छुपा के रिमांड हुआ, और छुपा के सारी प्रोसीडिंग ये कर ये चाहते हैं कि उनको सजा दी जाए। अब जितने नोटिफिकेशन हुए कि जेल के अंदर जो है ये ट्रायल हो रहा है, तमाम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करा दिया, क्योंकि उन्होंने जो सारा प्रोसेस किया था, वो जिस तरह से उन्होंने केस बनाया उसी तरह से ये सारा कर रहे थे। और अब साकिब साहब ने आपको बताया 28 तारीख के ऊपर गई है, 4 महीने हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे उन्होंने कहा जी इख्तियार है उसको, जज ने कहा जी होगी दोबारा। 4 महीने आपने 4 महीने कोर्ट का नहीं कह रहे, खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है, पीटीआई के साथ ज्यादती हो रही है, मुल्क का पैसा जाया किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद चौधरी साहब, पहली बात तो यह है कि जितनी ज्यादती मुल्क के साथ 3.5 साल की हुकूमत में PTI ने की है, मैं समझती हूँ उसकी मिसाल नहीं मिलती। और ज्यादतियों के साथ साथ जो झूठ के पलंदे हैं वो अब तक आप माशाल्लाह सुन रहे हैं कि अभी मेरे भाई फरमा रहे थे, वकील है उनके, मैं जरा बात मुकम्मल करूं। अभी भाई साहब फरमा रहे थे कि 22 करोड़ पाकिस्तान की आबादी में से 25 करोड़ ने इमरान खान को वोट किया। अब यही कह रहे थे कि 25 करोड़ लोगों के वोटों से वो आए थे। फिर उसके बाद भुट्टो साहब का उन्होंने गलत जो है वो मवाजना किया, मतलब कहाँ जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद, लेकिन कहाँ शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, देखिए कहाँ शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, और वो किस डायरेक्शन में मुल्क को ले जा रहे थे, एक एटमी कुव्वत मुल्क को बना रहे थे, जिन्होंने आईने पाकिस्तान दिया, उनकी मिसाल आप अगर दें तो कम से कम जो है वो रेलेवेंट मिसाल दें। इमरान खान ने कौन सा ऐसा काम किया, कोई एक काम मुझे बताएं जो मुल्क को 1 इंच भी आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया हो, तरक्की की तरफ लेकर गए हो। फिर दूसरी बात ये कि इन्होंने कहा कि जी एक गैर आईनी काम, पहले तो गैर कानूनी, बिल्कुल गैर कानूनी, मेरे भाई जो है कानूनदान है, उसके बावजूद अगर एक कानूनदान जो है वो अदम एतमाद जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको गैर आईनी कह रहे हैं, गैर कानूनी कह रहे हैं, तो मैं क्या कह सकती हूँ। अब ये देखें, ऐसी गलत बयानियों से लोगों को मिसगाइड करके, लोगों के अंदर गलत जो है नैरेटिव्स बिल्ड करके अगर एक पॉलिटिकल पार्टी समझती रही कि वो इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर साजिश रचाती रहेगी, ये अफसोसनाक ट्रेंड है। और जहां तक आप बात अभी करें, देखिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात हो या ये जो
साइफर का जो बयानिया है, ये साइफर की कहानी कहीं पर भी नहीं थी। जिस दिन अदम एतमाद का प्रोसीजर ऐन कानून के मुताबिक, ऐन आईन पाकिस्तान के मुताबिक जो, और ये पहले भी हुआ है, अदम एतमाद तो बेनजीर भुट्टो शहीद के दौरे हुकूमत में उनके खिलाफ भी लाया गया, वो कामयाब हो गई। उन्होंने कोई इस किस्म के ढोंग और इस किस्म की साजिश और अखबार और कागज लहरा के नहीं कोई बात कही। शी फेस्ड इट बिकॉज शी वॉज अ ट्रू लीडर बाय स्पिरिट। वो आईन पाकिस्तान को समझती थी, उनको पता था कि ये आईन वो ताकत देता है जो आपका ख्याल है पीटीआई आईन को तस्लीम नहीं करती। इन्होंने ये किया, इन्होंने आके, इनको पता था कि इनके नंबर्स कम हो गए, इनको पता था इनके अराकीन मुनहरिफ हो गए, इनको पता था कि दे लॉस्ट द नंबर्स। जो इलेक्टेबल्स की भरमार ये लेकर आए थे ना इलेक्शन से कुछ महीनों कबल, एक हवा चली, बेशुमार तो आपके लोग थे, वो चले गए, वापस आ गए। वो जहां से भी आए और जहां से आए, जैसे तैसे आए, वो जब आए तो उस वक्त इनका नैरेटिव होता था जी अंपायर की उंगली खड़ी हो गई है। फिर इन्होंने कहा एक पेज, फिर इन्होंने कहा जी न्यूट्रल। तो खुद आपने अफवाज पाकिस्तान को अपने साथ टैग किया। फिर उसके बाद जब आपने देखा कि अदम एतमाद आपके खिलाफ आ रहे हैं, आपने कहा नहीं नहीं नहीं, अब तो अवाम को कहना है कि फौज के खिलाफ कोई मुनज़्ज़म खौफनाक कैंपेन चलानी है। फिर वो नैरेटिव ऐसा खौफनाक चलाया गया फौज के खिलाफ कि इंडिया में प्राइम टाइम शोज इमरान खान के हक में होने लग गए कि वाह जी वाह, ये तो अपने मुल्क के अंदर जो है फौज के खिलाफ एक लीडर खड़ा हो गया है। ये खौफनाक सेंटिमेंट्स फौज खिलाफ नैरेटिव पे जो शोहदा के साथ किया, जो 9 मई का वाकया हुआ और जो शोहदा की फैमिलीज ने जाके एहतजाज रिकॉर्ड किया कि हमारे बच्चों ने इसलिए जाने नहीं दी, इसलिए शहादतें नहीं दी कि आज उनके मोन्यूमेंट्स को आप तोड़ें और आप आके यहाँ पे हमलावर हों। तो ये खौफनाक प्रेसिडेंट आज तक पाकिस्तान की तारीख में, मुझे ब्रेक लेने दें, लेकिन सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि आपकी पार्टीज हैं, बड़ी पुरानी पार्टीज हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में अब जितनी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी जमात इस्लामी के अलावा यही रहेगी। अच्छा, आपके जो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उसके अंदर भुट्टो फैमिली से बाहर आज तक कोई ओहदा नहीं गया, कोई ना चेयरमैनशिप गई, ना कोई वाइस चेयरमैन गया, ना कोई केयर टेकर चेयरमैन गया। और इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी के अंदर सिर्फ शरीफ फैमिली जो लोग हैं वही लोग उसके अंदर होते हैं। इमरान खान साहब ने अगर एक इलेक्शन करवाया है तो आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन ही गलत है, तो आप लोगों के इलेक्शन ठीक है? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। नाज़ साहब, आप अपने इलेक्शन देख लें पार्टी के, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन देख लें, फिर DUIF के देख लें इलेक्शन। वो उन्होंने इलेक्शन करवाए हैं एक शख्स जिसका ताल्लुक उनके खानदान के साथ नहीं है, जो एक आम वर्कर है और वकील है, उसको उन्होंने चेयरमैन बना दिया। आपको एतराज है बहुत ज्यादा उस पर? देखिए, उन्होंने तो एक ऐसे शख्स को पार्टी का चेयरमैन बनाया है जिनका ताल्लुक उनकी अपनी पार्टी से भी नहीं था। कुछ महीना पहले तो है ना, वो बस कुछ महीना पहले आए हैं। 2018 तो पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़े, लेकिन ये कि ठीक हो गया ना बाद में, नहीं चंद माह पहले ही आते हैं। और जिन्होंने 25-25 साल पीटीआई के साथ वाबस्तगी, तो उनका फैसला है ना, जिन्होंने मारे खाई, जिन्होंने पार्टी के साथ वक्त गुजारा, जिनके ऊपर इमरान खान को एतमाद होना चाहिए था, उनमें से मेरे ख्याल 25 साल में उन्होंने एक भी ऐसा शख्स वफादार जो है अपनी पार्टी के अंदर किसी को नहीं समझा इस काबिल, क्योंकि सिलेक्टेड ही है ना, पहले भी सिलेक्टेड थे, अभी भी खुद भी सिलेक्टेड पे यकीन करते हैं। एक ऐसे वीक इंसान को, कमजोर जो पार्टी ठीक करनी चाहिए, आप दूसरी पार्टियां ठीक कर रहे हैं। हमारी पार्टी को तो पूरा एतमाद है ना बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के ऊपर पूरे पाकिस्तान 50 साल में पार्टी कोई एक ऐसा बंदा क्रिएट नहीं कर सके जो रिप्लेस कर सके। बिल्कुल, रिप्लेसमेंट हमारे पास शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपनी जान की बाजी लगा के पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, गौर खान साहब भी जान की बाजी लगा। नहीं, मेरी बात सुने ना शहीद, आप क्या अगर आपने कंपैरिजन ही, अब अगर मजाक पे आपका प्रोग्राम, आप देखिए क्लेम कर रही थी कि वो हमारी पार्टी में, आप बात पीपल्स पार्टी की कर रहे हैं ना, तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी चढ़ जाते हैं, उसके बाद उनकी पार्टी के लोगों को जेलों में डाल दिया जाता है, लेकिन कोई पार्टी नहीं छोड़ता। मेरे अपने वालिद साहब जेलों में रहे, 1 साल जेल काटी MRD की तहरीक में, लेकिन पार्टी कभी नहीं छोड़ी। फिर उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आती है, पूरी पार्टी उन पर एतमाद करती है, लाहौर में वालियाना इस्तकबाल होता है। देखिए, पार्टी को कोई एतराज नहीं है, वाइस चेयरमैन को कोई एतराज नहीं पार्टी के, और वो कह रहे हैं
कि हमारा नुमाइंदा ये ठीक है भी तो होती है ना पाकिस्तान भर से। आपको क्यों एतराज है? उनकी पार्टी है जी, अगर वो गलत आदमी चूज कर लिया उनको नुकसान होगा। नहीं देखिए, मैं आपको यही गुजारिश कर रही हूँ ना कि एक पार्टी के वर्कर्स का जो सेंटिमेंट होता है ना, वो पार्टी की लीडरशिप की तरफ देख रहा होता है। यहाँ पे इनको पूरी पीटीआई के 25 साल के अंदर कोई एक शख्स इस काबिल नहीं नजर आया जिसको ये पार्टी की भागदौड़ देते। इन्होंने चुना उस शख्स को जिनका हक जो कि पार्टी से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। उसमें जिनका हक सलब हुआ है वो चुप करके बैठे, उनको कहे तो कहते ठीक है हमें कोई एतराज नहीं है, तो करें। लेकिन आपको तो ये वैसे अकबर बाबर साहब जा रहे हैं जी इलेक्शन कमीशन आखिरी इतलात के मुताबिक, और ये इलेक्शन कालअदम करार दे देंगे और उसके बाद आपसे मांगा जाएगा कि वोटर लिस्टें कहाँ हैं, प्रेजाइडिंग ऑफिसर कहाँ थे, किस किस शख्स ने फॉर्म लिया इसका, ये जो बिला मुकाबला कैसे इलेक्शन हो गया आपका, तो जवाब देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश। पहली बात तो यह है कि अकबर एस बाबर साहब जिस तरह से गए हैं, यकीनन इनको प्लांट किया गया, क्योंकि ये इनकी रुकनीत 2011 में खत्म हो चुकी है। उनके पास कोर्ट ऑर्डर है? नहीं, कोर्ट ऑर्डर देखें आप, आइन जो है हमारा है और हम अपने आइन के मुताबिक अगर वो एक हमारी है ना सर, अभी भी आपके पास कोर्ट ऑर्डर है ना, जिसकी मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि ये वहां पर जिस तरह से गए, इन्होंने हमारे खिलाफ फॉरेन फंडिंग केसेस और हर जगह के ऊपर पार्टी पॉलिसी नजरिए के ये खिलाफ, आइन के खिलाफ इन्होंने काम किया और ये हमारे मेंबर नहीं है। ठीक है, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले भी जो इलेक्शन कंडक्ट करवाए थे वो बिल्कुल हर चीज मुकम्मल की थी, तमाम लीगल उसके अंदर फॉर्मेलिटीज अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी हुई है। नहीं, पहले भी ठीक थे। बदनीति ये थी कि इमरान खान साहब को साइड पर, आपको पता है ना कि ये वो जो इनका दिल था कि पहले दिन से कि इमरान खान को अंदर डाला जाए और फिर कोई और, वो तो आप अपने दौर में करते रहे सर। आपने देखे नवाज शरीफ, मरियम साहबा, इसके बाद असफ अली जरदारी साहब, उनकी हमशीरा को, ये आपने भी पूरी कोशिश की है कि मुझे ये बताएं कि क्या इमरान खान ने नवाज शरीफ को नायल किया? क्या इमरान खान ने इनकी जो है वो मिलों के लिए जो इन्होंने मिलें फैक्ट्रियां बनाई, क्या इमरान खान ने इनको कहा कि आप सिंध के अंदर कोई अच्छा अस्पताल ना बनाए? क्या इमरान खान ने कहा कि सिर्फ अपनी ही, ये सिंध में अस्पताल वैसे अच्छे बताएं, कौन सा अस्पताल कोई ऐसा बताएं, और कोई ऐसा एजुकेशन सेक्टर बनाए? मुझे बताएं कि वहां पर कुत्ते काटने की वो दवाई मिलती नहीं है, पानी जो बयानिया क्या है, मुझे बात करने देना। मीडिया पे गलत बातें क्या गलत? आप जो कह रही हैं आप ठीक है, चोर डाकू तो सारे आप हैं, कच्चे के डाकू वो हैं। अगर मैं ऐसे बात करूंगा तो फिर आपको मसला बनेगा। कच्चे के डाकू तो कौन है? इनका क्या ताल्लुक है? कच्चे यही है ना, लूट के खा गए मुल्क और आज आकर ये कह रहे हैं इमरान खान के ऊपर इल्जाम। मुझे बताया ना कि एक भी उसका जो है वो एसेट उसके बड़े हों, कोई उसने फैक्ट्री लगाई हो, कोई उसने मिलें बनाई हो, कोई उसने बाहर प्रॉपर्टियां बनाई हो, कोई उसने बाहर जायदादें बनाई हो, कोई उसने बाहर अकाउंट बनाया होगी। कौन फर्क होगी? मिसाल के तौर पर भाई उसके पास कुछ नहीं, आप फर्क होगी अगर रियल एस्टेट का काम करती है, उसका करती है भाई किस जगह पे? भाई अगर मैं करता हूं तो मैंने आपको बताना है कि मैंने प्लाट अच्छा देखिए वो करती रही, और अगर वो करती है जब 2018 एसेट्स बड़े हैं, गवर्नमेंट आई उस वक्त कुछ भी नहीं था, उसके बाद अचानक रियल एस्टेट का बिजनेस किया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर वो जुड़ती है इसके साथ कि इमरान खान की कोई ट्रांजैक्शन हुई है, कोई ऐसी चीज निकलती है, आप हर चीज रिकॉर्डिंग करके रखते हैं, आपने घरों में डिवाइसेस लगाई हैं, आपसे क्या दूर है? आपने जेल पूरी वहां पर बग की हुई है जहां पर अभी वो बैठे हुए हैं, हर जगह के ऊपर आपने डिवाइसेस लगाकर, अगर आपके पास हर रिकॉर्ड है ना, आप कभी कोई रिकॉर्डियो फैब्रिकेट करके लेकर आते हैं, कभी कोई रिकॉर्डियो ऑडियो लेकर आते हैं। सर वो जिनकी ऑडियो उन्होंने एतराज नहीं किया, मैं वही गुजारिश साहब को कोई एतराज नहीं, ठीक है, और ये गलत इन्होंने किया लेकिन ऑडियो ठीक है। मुझे आपको देखें वो क्लाइंट की और फैब्रिकेटेड है तो लतीफ साहब करना ना, उसको प्राइवेट कन्वर्सेशन है जिस तरह से वो की गई, और इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मामला पढ़ने गया, तमाम इदारों ने वहां पर रिपोर्ट दी है, साकिब साहब गवाह हैं, वहां पर वो बेबस नजर आए कि किसी लॉ के तहत उन्होंने कोई जवाब नहीं पेश किया। गौहर खान पे आपको दूसरी चीज आप समझते हैं कि ठीक फैसला हुआ है और खान साहब ने फैसला कर लिया, इमरान खान ने पड़ोसी सियासत का बिल्कुल वाजिया उसने एग्जांपल दी है। इमरान खान इलेक्शन है, वो एक बंदा कह रहा है कि मैं मेरी जगह ये चेयरमैन होगा। सर ये क्या पार्टी है भाई? 1960 से लेकर आज तक जितने इंटर पार्टी इलेक्शन हुए हैं तमाम ऐसे ही हुए हैं और उनके नोटिफिकेशंस पड़े हुए हैं मेरे पास है। मैं आपको पार्टी में दूसरी पार्टी में कोई फर्क नहीं है। दूसरी बात मेरी सुन लेना, नोटिफिकेशंस की मैं बात कर रहा हूं कि ये बिला मुकाबला ही हुए हैं और पार्टी के अंदर कोई दरखास्त आकर देता बिला मुकाबला हो रहे हैं। मेरी गुजारिश हो रही है, हमने आप क्यों नहीं इलेक्शन लड़ सकते सर चेयरमैन का? भाई मैं नहीं कंटेस्ट की खान साहब क्यों? मैं जब नहीं विलिंग हूं तो आप जबरदस्ती मुझे लड़ाएंगे? इमरान खान साहब ने उन्हें नॉमिनेट किया, हमने जगह मुख्तस की, ये जमाते सुन लें, हमने जगह मुख्तस की पेशावर के अंदर
और बाकायदा तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर हर जगह के ऊपर ये खबर चली कि ये जगह मुख्तस है, 2 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं। अकबर एस बाबर साहब आए, किसी ने उनके साथ बदतमीजी की, तमाम लोग वहां पर, कोई भी जा सकता था। तो जब एक पार्टी होती है उसके लोग वो डिसिप्लिन में होते हैं। इमरान खान साहब ने कितने वोटर थे आप? जो ही इंतखाब किया, पूरे पाकिस्तान में लोगों ने कहा कि हमें एतमाद है। कोर कमेटी का आज भी इजलास हुआ, इलेक्शन नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए भाई। मैं वही गुजारिश कर रहा हूं कि इलेक्शन हुए हैं, तो फिर इलेक्शन हुए हैं, लेकिन इमरान खान साहब चेयरमैन थे, चेयरमैन हैं और चेयरमैन रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उन्होंने उस वक्त तक इनको चेयरमैन लगाया जब तक वो जेल में वापस नहीं आते। उन्होंने उनका इंतखाब किया, तो आगे आके किसी ने अपोज नहीं किया। आपकी पार्टी में, पीपल्स पार्टी में, नून लीग में फॉलोअर करते हैं, क्या फर्क है फिर उसमें? मैं वही गुजारिश कर रहा हूं कि हर एक का हक है, लेकिन किसी ने नहीं दिया। ये भी अनअपोज्ड होते हैं, लेकिन ये हाल के अंदर बुलवाते हैं लोगों को, वहां पे आप निकाले ना, और वहां पे हाथ खड़े होते हैं लोग, हाथ खड़े करते हैं। मौलाना फजल रहमान ने किसी मस्जिद में किया, जो पीपल्स पार्टी ने किया, उन्होंने भी कोई किसी को नहीं बताया और अचानक से यूं ही नोटिफिकेशन किया। मुस्लिम लीग नून का बिलावल, वही मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज, वही जनाब शहबाज शरीफ। इमरान खान ने तो कोई अपनी बहन को नहीं लगाया, इमरान खान ने तो कोई अपनी वाइफ को नहीं लगाया। और ये जो बात करते हैं ना कि 9 मई के हवाले से, मैं थोड़ा सा वो भी इनको जवाब। ठीक है, मैं वापस आता हूँ उससे छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता हूं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे नईम साहब ये फरमाइएगा, वैसे ये आप कर क्यों रहे हैं जी? आप इतनी बड़ी पार्टी है, वो पार्टी 26 साल में कोई एक शख्स क्रिएट नहीं कर सकी। आपको जो शख्स 2021 में आया पार्टी में और जिसकी कोई रूट्स नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपने उधार लिया हुआ है, चौधरी एतजाज हसन साहब के वो असिस्टेंट रहे हैं, तो मेरा ख्याल है अफसोसनाक सूरत हाल है कि पार्टी एक बंदा भी क्रिएट नहीं कर सके कि जिसे वो चेयरमैन बना सके। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। अब मुझे ये नहीं पता कि ये वो आप कह रहे थे ना कि पता नहीं टेढ़ा सवाल है या सीधा सवाल है, लेकिन बात एग्जैक्टली सीधा सवाल बात ये है कि ये हमारा इंटरनल मामला है। इमरान खान साहब ने उनका इंतखाब किया, कोर कमेटी ने उसके ऊपर एंडोर्स किया आज भी और अगले दिन भी। और दूसरी बात यह है कि गौर साहब एक कॉम्पिटेंट और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर इनकॉम्पिटेंट है। देखें इस वक्त पोजीशन क्या है, अगर पॉलिटिकल यहाँ पर कोई एक शख्स बनाया जाता ना, उसके अंदर रीजन अहमद खान वकील है, देखें सबसे पुराने, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि ये आए हैं सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के बाहर आने तक। और दूसरी बात ये कि पॉलिटिकल मैं ये समझता हूँ कि इस वजह से शायद नहीं हुआ क्योंकि आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स की जो वायलेशन है पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ साहब भी कहते हैं कि मैं अपनी जिम्मेदारियां मैं जानता हूँ कि मेरी क्या जिम्मेदारी है। और वो हमारा लेटर जो है जिसके साथ हम अटैच करते हैं कि अगवा, प्रेस कॉन्फ्रेंस, छापे, गिरफ्तारियां, वैसे नीचे आप नाम भी लिख देते उस लेटर के तो ज्यादा अच्छा होता है। नहीं लिखा था इंतजार पंचोता का लिफाफे के ऊपर लिखा हुआ नहीं, लिखा पिटीशन के अंदर लिखा था, लेटर गया था, दस्तावेजात। ये देखें लेटर की जरूरत ही नहीं है, जब पिटीशन करें आपने मनसब की है उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया गया, 184 की पिटीशन दायर है। अच्छा मैं साकिब साहब के पास जाने में वापस है। साकिब साहब ये फरमाइए ये जो बुशा बीबी के बारे में आज कहा गया कि खान साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं हल्फ देने के लिए तैयार हूँ, मैं कुरान मजीद पे हाथ रख के हल्फ देने के लिए तैयार हूँ कि जब मेरा निकाह हुआ तो तुझसे पहले मैंने बुशा बीबी को नहीं देखा। इसको ओन चौधरी साहब रिजेक्ट कर चुके हैं, उन्होंने कहा जी झूठ बोल रहे हैं खान साहब। आज जब ओन चौधरी का तो आइडिया नहीं, लेकिन ये कि आज जब बात हुई वहाँ पे तो एक तो खावर मानेका का जो इंटरव्यू था या केस था उससे काफ़ी जज्बाती अंदाज में उन्होंने उस पर कमेंट किया कि ये बिलो द बेल्ट जाके हमारे खिलाफ जो बात की जा रही है, और दूसरा कि वो कुरान पर हलफ देने के लिए भी तैयार है। अब ओन चौधरी साहब ने उसको रिजेक्ट किया। अब कौन सच बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, हमने तो वो रिपोर्ट किया, लेकिन दूसरी तरफ केस जो है बहरहाल चल रहा है। कल जो खावर मानेका के मुलाजिम है लतीफ मोहम्मद लतीफ, उनका स्टेटमेंट है। अब इससे कबल जब ये केस चल रहा था तो बाकी मुफ्ती साहब, ओन चौधरी, उनके स्टेटमेंट्स तो होते रहे हैं, लेकिन लतीफ एक नया किरदार आया है इस सारे मामले में। और ये वो लतीफ है जिसके बकौल खावर मानेका के कि उन्होंने इनको खान साहब को निकाला था घर से। अब उसके जो स्टेटमेंट है उससे अब क्लैरिटी होगी कि वो क्या जो है वो अदालत के सामने स्टेटमेंट देते हैं। वैसे तो पहले एक तारीख थी जिसमें उन्होंने आना था और लतीफ नहीं पहुंचे थे वहाँ। जी लतीफ जो है वो काफ़ी जज साहब भी वो इंतज़ार करते रहे काफ़ी देर तक, 3:30 बजे तक, तो वो नहीं आए। फिर 3:30 बजे कल की तारीख रख दी गई और कल अब देखना है कि वो आएंगे। इस केस में भी आगे चलकर अभी बहुत सारी चीज़ें डिटरमिन होनी है। मेंटेनेबिलिटी का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, वो हो सकता है आगे जाए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक तो कम से कम जाएगा। लेकिन ये केस
अपने कंक्लूजन तक पहुंच सकेगा या नहीं पहुंच सकेगा, कोई बहुत बड़ा फैसला मुझे। वैसे एक केस खौफनाक है, आपका क्या ख्याल है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, अगर आप इसको अखलाकी बुनियादों पर और मोरालिटी की बुनियाद पर अगर आप मजबूत करेंगे, मजहबी बुनियाद पर, तो वो तो एक एंगल, उसको आप डिस्कशन है, सारी चीजें हैं। लेकिन प्योरली लीगली बात की जाए तो मेरा ये ख्याल है कि लीगली बहुत कोई मजबूत केस नहीं लग रहा, नहीं लगता। अच्छा, ये बात भी हुई कि जनरल बाजवा साहब को बुलाना चाह रहे हैं अदालत में और डोनाल्ड लू को बुलाना चाह रहे हैं। जी, वो बात भी उन्होंने की और उन्होंने जज साहब से कहा, जज साहब से भी कहा, और पीछे क्योंकि मीडिया बैठा हुआ तो उनको भी जो उन्होंने देख कर ये बात की कि उनको वो बुलाना चाहते हैं। लेकिन मेरा जो इस हवाले से व्यू है कि वो किस उसमें बुलाएंगे, क्योंकि उनका जो केस है, जो मेरी सेंस है कि उनका केस ये है कि उन पे मतलब फॉर एग्जांपल इल्जाम है कि आपने साइफर को रिटेन किया, मिस यूज किया, पब्लिक में बात की, सारा गुम किया आपने, गुम किया में आपने, हाँ, उसमें तो बात ही नहीं हो रही है लू ने क्या कहा है। जी वही मैं बात करेंगे। तो उनका डिफेंस, उसमें मेरी सेंस के मुताबिक डिफेंस ये है कि हमने नहीं लिया, ना गुम किया, ना उसको मिस यूज किया। तो जब ये सारी बातें ही नहीं है, डिफेंस अगर ये है, तो फिर जनरल बाजवा को आया उसमें क्या था, मेरे ख्याल है चीजें शायद वो एक शख्स गोली मारता है किसी को और वो जख्मी हो जाता है या मर जाता है, तो मुलजम ये कहता है जी कि जिससे बंदूक मिलाई पहले उसको बुलाते हैं, कि जहाँ पे बंदूक ईजाद हुई, कि जिसने ईजाद की उसको बुला के पूछें कि उसने ऐसी बंदूक क्यों बनाई थी। तो ये तो जाहिर है केस सही है ना, केस सही है कि आपने बंदूक चलाई। नहीं, अगर या तो ये मान जाए कि एक साइफर आया था और साइफर को हमने आगे पब्लिक तक पहुंचाया और अब जो है वो जनरल बाजवा को बुलाते हैं क्योंकि वो एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था, ये केस में अगर ये डिफेंस ले तो फिर जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू को बुलाना बनता है। अगर डिफेंस ये हो कि हमारा साइफर के साथ ताल्लुक नहीं है, हमने तो बात की प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, तो बल्कि खान साहब ये कहा कि वो जो मैंने कागज ले रहा है तो साइफर था ही। जी बिल्कुल, उनका जो लीगल जो डिफेंस है वो है ये और दूसरा ये है कि कागज था और कभी भी उन्होंने जो साइफर है उसका मतन डिस्क्लोज नहीं किया। ये डिफेंस है उनका, ये डिफेंस उनका। जब ये और दूसरा उनका डिफेंस ये है कि वो जो साइफर था वो मेरे दफ्तर से गायब हो गया, कौन लेगा मुझे नहीं पता इसका। जी बिल्कुल, वो कहते हैं कि जो आजम खान है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और जो भी वहां पे खतो किताबत हो रही होती है तो उसका उन्होंने देखना था। तो साबित उन्होंने ये दो चीजें करनी, लेकिन वो कहते हैं कि दूसरे उस बंदे को बुला ले जिसने बंदूक ईजाद की थी। अच्छा नाज मोई साहबा, ये फरमाइएगा कि ये जो बुशा बीबी ज़ाहिर है उनका निकाह एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पे बना हुआ है, होना नहीं चाहिए था। आपके पास इतने केसेस हैं, साइफर का केस है, तोशा खाने का केस है, तो ये आइली जो इश्यूज हैं उनको लेके आना, खवातीन को ड्रैग करना अदालतों में, ये मुनासिब लगता है आपको? वैसे देखिए, मैं समझती हूँ कि खुद जो है जो पीटीआई ने गालम गलोच का जो कल्चर मुतारफ पाकिस्तान में कराया, जो बदजुबानी और बदकलामी का कल्चर मुतारफ कराया, वो सिर्फ सोशल मीडिया में नहीं, वो टॉक शोज के अंदर भी यही सिलसिला जारी और सारी है। आप किसी को कच्चे का डाकू कह दें, किसी की लीडरशिप को कुछ भी कह दें और आपको लगता है ये मजाक है, आपको लगता है कि इस किस्म के जो बदकलामी है ये बड़ा लोग इसको हंसेंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान का कल्चर नहीं है। पाकिस्तान का कल्चर जो है वो बहुत ही सिविलाइज्ड कल्चर है और सोशली हम बहुत कनेक्टेड लोग हैं। और जो बरादरी वाले लोग होते हैं, जैसे हम कबायली निजाम के जो लोग होते हैं, वो इन चीजों से वैसे भी बड़े ऑफेंडेड हो जाते हैं। अगर आप किसी के ऊपर लेवल करके किसी को डाकू, चोर और डकैत बोले तो हर कोई जिशूर पाकिस्तानी जिसको डाकू कहते हैं बाद में उसको प्रेसिडेंट बना देते हैं अपनी पार्टी। उन अल्फाज का चुनाव नामुनासिब है। पहले तो मैं ये रजिस्टर करना चाहती हूँ। अच्छा, उसके बाद ये इमरान खान कहते थे पंजाब का सबसे बड़ा डाकू परवेज इलाही कहते थे। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है शायद वक्त लगेगा समझने में, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है क्योंकि हम जब जो है जिस जमाने में हम तालिब इल्मी में थे, हमें इतना खौफनाक कल्चर जो है वो देखने को नहीं मिला, तभी शायद आज हम अपने अल्फाज के चुनाव में बड़ा एहतियात बरतते हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि आने वाली जो जनरेशन है वो जिस किस्म की बदजुबानी देख रही है, इससे बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट होगा, नफरत की सियासत बढ़ती है। दूसरी बात है, आपने बुशरा बीबी की बात कही। देखिए, बात यह है कि जहां पे दूसरी पार्टी की लीडरशिपों को मैंने कई दफा आपके शो में ये बात कही है, फरियाल तालपुर को चांद रात को घसीट के बख्तरबंद में डाल के एमएस को बदलवाया इमरान खान ने, क्योंकि इंतकाम था भाई। फरियाल नहीं, एमएस को तब्दील करवाया गया, एमएस को तब्दील कराया गया, पूरी पार्लियामेंट की फ्रंट बेंचेस में सबको जेलों में डाल दिया गया। खैर, वो इंतकाम था, उनको लेना था, ये इनका वतीरा है। लेकिन तोशा खाना के तोहफे, घड़ी, पेन, अंगूठियां,
फरा गोगी जो है वो लेकर उनको जाके फरोख्त भी कर देती हैं। वो फरा गोगी जो बनीगाला में खिलाफ भी तोशाखाने के केस चल रहे हैं, आसिफ जरदारी साहब, जावेद चौधरी साहब, मैं एक और बात मैं जरा बात मुकम्मल कर लूं। वो फरा गोगी जिनके लिए कहा जाता है कि जी फरा बच्ची है, उसके बारे में कोई गलत बात नहीं होगी क्योंकि वो रोजाना बनीगाला में बैठकर कुत्तों के साथ सेल्फी खींचती है, तो फरा बच्ची है, वो मासूम है। वो अगर घड़ियां बेचे, डायमंड बेचे, तोशाखाना की चीजें बेचे, उसके बारे में कोई बात नहीं होगा। फिर उसके बाद बुशरा बीबी जो है, मैं बहुत हर खातून का एहतराम करती हूँ, चाहे कोई भी खातून हो, क्योंकि मेरी पार्टी ने ये कल्चर नहीं सिखाया। हमारी वजीर आजम एक खातून रह चुकी है, हम औरतों की इज्जत करते हैं और हमारी पार्टी में हमें कहा भी जाता है कि कभी किसी खातून के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने। लेकिन मुझे बताइए, क्या बुशरा बेगम ने खुद बैठकर लोगों को हिदायतनामे जारी नहीं कि अगर उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं तो वो क्या उन्होंने सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स नहीं बताया कि क्या चलाना है, किसके लिए क्या कहना है, पार्टी पॉलिसी अब ये होगा अब वो। तो बात ये है कि देखें, जहां पे एक तब्दीली का जो बहुत बड़ा इन्होंने नारा लगाया था और फिर उस तब्दीली का जनाजा भी इन्होंने खुद ही निकाला है, तो उसमें क्या हम कह सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। नईम साहब ये फरमाइए सर, ये एक तो केस साइफर का है, साथ ही बुशरा बीबी का जो केस है ये बहुत सीरियस होता चला जा रहा है। कल मोहम्मद लतीफ आ रहा है और ये मुलाजम है, पुराना खानदानी मुलाजम है और ये खावर मनिका साहब के घर भी था। बुशरा बीबी जाहिर है वहां पे उसी घर में रहती थी और ये दोनों को अच्छी तरह जानता है। इसका जो बयान होगा वो बहुत ही आई ओपनिंग होगा। वैसे बहुत शुक्रिया जी चौधरी साहब। पहली बात तो यह है कि जो पहला केस दायर किया गया था मुफ्ती सईद साहब की तरफ से, जिस तरह से उनको प्लांट किया गया, वीडियो जो उन्होंने रिकॉर्ड की सर्दियों में बनाई गई थी और गर्मियों में वो केस चलाया गया और गर्मियों में वो शो की गई कि अभी की ताज़ा रिकॉर्ड है, तो वो वाज़ह करती है कि ये पहले से वीडियो रिकॉर्ड थी और जिस तरह से नहीं मैं रिकॉर्ड किया था उनके साथ, मैं जिसके अंदर और वो सर्दियों में थे और सर्दियों में चली थी, उसी दिन चली नहीं गर्मियों में चली, उसी दिन चला नहीं। और सर मैं खुद चलाया, मैंने वो ये पता है कौन सी जो मुफ्ती साहब ने रिकॉर्ड, हाँ जो पिछले साल हुई थी। और वो ये तो केस अभी दायर हो रहा है ना, अभी इन्होंने चलाई है। नहीं वो तो अभी वहां पे चलाई है उन्होंने, उस दिन सेम डे उसी दिन चली थी ये वीडियो। मैंने नहीं देखी। अच्छा आपने देखी? मैं वैसे अगर आप कहोगे तो मैं आपको भेज, मुझे भेजें, जिसमें तो सारा एतराफ किया कि कैसे गए, किस दूसरे नंबर पर उसके अंदर ऑन चॉइस साहब हो गए, उसके अंदर बाकी गवाह, और उसके अंदर आप ये भी देख लें कि यही केस वहां पर इन्होंने विड्रॉ किया और इमरान खान साहब को 248 के तहत इस केस से जज साहब के ऑर्डर से वो इक्वेट हो गया। अब दोबारा वही वकील, वही सारे लोग, और फिर एक मुकदमा जो है वो इन्होंने, मैंने खान साहब से बात, खावर मानिका साहब ने किया, मैं उनके साबिक खामद है खावर मानिका साहब का थोड़ा सा देखें ना, अगर खावर मानिका साहब के बारे में देखें तो उनके ऊपर कोई 2-3 महीनों से उनके ऊपर मुकदमात जो है वो चलाए गए हैं और ये इस तरह की एक्सपेक्टेशन थी कि वो कोई ना कोई इसके अंदर बयान देंगे, लेकिन इन्होंने देखा कि शायद वो केस कमजोर है तो लिहाजा आप इस तरीके से कोशिश की जाए। मीडिया ट्रायल है, लेकिन देखिए अब इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बीबी की जो साहब हैं ना वो भी स्टेटमेंट करवा रहे हैं वो जो है ना, उस हवाले से भी हमें इतला मिली है कि ये इस तरह से कोई लाना चाहते हैं और खान साहब ने बताया कि वो जबरदस्ती उनसे बयान देने के लिए। वैसे आप ये क्यों समझ रहे हैं जो बंदा बयान दे रहा है वो मैनिपुलेटेड है और उसको जबरदस्ती लाया गया है और वो जबरदस्ती कर रहा है, आजम खान हो, असद मजीद हो, अब खावर मानिका साहब हो, फिर ये उनके साहबजादे हो, आप ये समझते हैं कि जो शख्स भी आ रहा है वो कंप्रोमाइज है बस। देखें पहली बात तो ये है ना कि अगर कोई बंदा गवाह होता है ना तो वो आपके सामने है, अगर गिरफ्तार होता है तो कोर्ट के अंदर 24 घंटों के अंदर पेश करना होता है, लेकिन अगर आपको मीडिया के अंदर, शो के अंदर आपको मिले, टॉक शो के अंदर या प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हुआ मिले या वो अचानक से आकर बरामद किया जाए और कहे कि मैं मजम्मत करता हूँ, आपने वाज़ेह देखे कि उनकी फैमिलियां आपने पार्टी में रखे हुए थे, कमजोर की बात नहीं है। 10-10 साल अगर आप सर वो नूर लीग के लोग उनको आपने चक्कियों में रखा है, मेरी गुजारिश मौत की चक्कियों में नहीं टूटे, नहीं बयान दिया किसी ने। अगर किसी को लीगली तौर पर गिरफ्तार करके उसे मुतलका कोर्ट में पेश किया जाए, उसको जेल में रखा जाए तो वो बर्दाश्त करेगा, और अगर किसी को अगवा करके उसे नंगा किया जाए, उसे मारा जाए, उसके ऊपर तशद्दुद किया जाए, तो फिर क्या वो आप कहेंगे कि वो टूट गया जी? तो सर ये फरमाइए सर, ये 12 दिसंबर को बड़ा मेन दिन है, तो अब इसमें खान साहब को सजा हो जाएगी, शाह महमूद कुरैशी साहब को भी और खान साहब को? 12 दिसंबर को चार्ज फ्रेम होना है, उस दिन शुरू होगा और उसके बाद 28 गवाह हैं। अब 1 बाय 1 वो गवाह जो आगे पहले भी गवाही दे चुके हैं लेकिन दोबारा गवाही होंगी, दोबारा पहले 4 या 5 गवाहों के बयान हुए थे, तो अब दोबारा से ये सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा।
अब जहां तक सजा की बात है, सबसे पहला जो सवाल है मेरी नज़र में वो ये है कि क्या 8 फरवरी से पहले ये ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा या नहीं। अगर तो जज साहब पे जाएं तो वो तो मेरे ख्याल में करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि 1 मंथ की वो डायरेक्शन और ये वो, यानी मिड जनवरी में वो कर देंगे। हाँ, मतलब वो तो इस तैयारी में है, लेकिन क्योंकि 28 गवाह हैं तो मुझे नहीं लगता कि मिड जनवरी तक ये मुकम्मल हो सकेगा। फिर उसमें कोई 7-8 गवाह कम भी हो रहे हैं वैसे, मेरा ख्याल है 18। अगर 20 गवाह भी हों, अगर 20 गवाह भी हों तो पहले मतलब हर समात पे 2 या 3 गवाह होंगे, आखिरी गवाह जो है 4-5 वो एक गवाह ही होगा। तो वो इतनी समातें हैं कि मेरा ये ख्याल है कि शायद 8 फरवरी से पहले ये मुमकिन ना हो। दूसरी जो बात आपने की कि सजा हो जाएगी, सजा के हवाले से कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन जो उनका जो सबूत वो चीजें सामने लाए हैं उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट तो मुझे होती नजर नहीं आती। लेकिन कोई दरमियाना रास्ता शायद जो है वो वक्त में आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।